अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। अब आते हैं पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल क्या है हमारे पास? जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n, ये जो n था वही वाला n है यहाँ पे, 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इस सवाल में कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारे पास कोई प्राकृत संख्या है n और वो 6 का घात लगाएं उसमें, ठीक है, 6 पे घात लगाएं, जैसे 1 लगा दिया या फिर 2 या फिर 3, ऐसे तरह इस तरह से n कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ n मिल सकता है क्या जिसके लिए ऐसी संख्या जो कि 6 का घात n है वो 0 पर समाप्त होगी। कहने का मतलब जैसे 6 का घात 2 कितना होगा? 36। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 6 पे समाप्त हो रहा है, उसी तरह से ऐसा कोई घात मिलेगा जिसके लिए ये जो आखिरी संख्या है वो 0 हो जाए, ये कहना चाह रहा है सवाल। ठीक है, तो ये हमें जांच करना है। तो एक चीज मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले, इसका हल उत्तर बताने से पहले, कि अगर कोई भी संख्या 0 से समाप्त हो रही है मतलब वो 10 से विभाजित होगी। ठीक है, चाहे आप कोई भी संख्या ले लीजिए, 0 पे समाप्त हो रही है तो 10 से विभाजित होगी, जैसे 100, ठीक है, 650 या फिर 700। ऐसा कोई भी संख्या जो 0 से समाप्त होगा वो 10 से विभाजित होना ही है उसको। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, 2 और 5 से विभाजित होगी। 10 से विभाजित है मतलब 2 और 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसी चीज को हमें लिखना है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं दिखाता हूं कि इसको लिखना कैसे है। ठीक है, तो इसका उत्तर शुरू करते हैं। उत्तर इसको ऐसे लिखना है, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, समाप्त हो सकती है, तो वह 10 से विभाजित होती है। यही चीज जो मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती है तो वो 10 से विभाजित होगी, तो वह 10 से विभाजित विभाजित होती है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में या दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है। यही जो मैंने आप लोगों को बताया, 2 और 5 से विभाजित होती है। में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित होती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि 10 बराबर हमारे पास क्या होता है? 2 गुना 5। इसका अभाज्य गुणनखंडन 10 का 2 गुना 5 है। ठीक है, तब हमारे पास 6 का घात का अभाज्य गुणनखंडन कितना होगा? ठीक है, इसको लिखते हैं 6 गुना 6 का घात n का अभाज्य गुणनखंडन होगा, अभाज्य गुणनखंडन कितना होगा? ये होगा हमारा, ये देखिए 6 को हम लिखेंगे 2 गुना 3, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन है, और यहाँ पे इसका घात n है, तो ये n यहाँ पे लगेगा। ठीक है,
अब आगे क्या होगा, अब देखिए इस गुणनखंडन में कहीं पे 2 या 5 है? नहीं है। तो क्या ये 10 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही देखा कि अगर कोई भी संख्या 10 से विभाजित सॉरी, अगर कोई भी संख्या हमारे पास 0 पे समाप्त होगी, तो वो 10 से उसको विभाजित होना ही होना है। अगर 10 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो वो संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। ठीक है? तो ये इसके गुणनखंडन में 6 का घात n के गुणनखंडन में 2 और 5 नहीं है, इसीलिए ये संख्या 10 से विभाजित नहीं होगी और इसीलिए 6 का घात n कभी भी किसी भी n के लिए 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो उसी चीज़ को हमें लिखते हैं, हमें लिखना होगा, ठीक है? तो इसी को लिखते हैं 6 का घात n के अभाज्य गुणनखंडन में गुणनखंडन में 5 नहीं है, 2 भी नहीं है, पर सिर्फ एक 5 से हम चला सकते हैं। अगर 5 नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है ये 10 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है? 5 नहीं है, इसीलिए 5 इसीलिए सिर्फ 5 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है? अगर 5 भी होता तो 6 का घात n जो है वो 10 से विभाजित हो जाता, 5 और 2 दोनों होता तो, इसीलिए सिर्फ 5 लिख रहे हैं। इसीलिए 6 का घात n 5 से विभाजित नहीं है। नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद हमें लिखना है कि अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या किया हमने, ठीक है? हमें क्या दिखाना था कि 6 का घात n जो है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी n के लिए, ठीक है? या फिर होगा, ये हमें पता करना था। तो हमने थोड़ा देखा, इसका विश्लेषण किया, तो हमें क्या पता चला कि अगर कोई भी संख्या हमारे पास 0 से समाप्त हो रहा है, तो वो 10 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है? तो 10 से विभाजित होगा, उसका मतलब 2 और 5 से भी विभाजित होना चाहिए, ठीक है? तो हमने 6 का घात n का अभाज्य गुणनखंडन किया, तो हमारे पास आया 2 गुना 3 का का घात n, ठीक है? अब इसका इस गुणनखंडन में 5 नहीं है, 2 तो है पर 5 नहीं है। तो यहीं से हमें मिल गया कि 6 का घात n जो है वो कभी भी 10 से विभाजित नहीं होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये कभी 0 से इसका किसी भी n के लिए कभी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है? तो उसी चीज़ को बस हमने लिखा है। अब हम करते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या कहता है? व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? ठीक है? तो हमें बताना है कि ये जो संख्या है और ये जो संख्या है, ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो भाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्याएं
जिनके 2 से अधिक भाजक होते हैं, ठीक है? तो उसी चीज़ को हम लिखते हैं यहाँ पे। पहले हम इसको इसके गुणनखंडन के रूप में इसको लिखेंगे, ठीक है? इस संख्या का गुणनखंडन लिखेंगे और दिखाएँगे कि इसका 2 से अधिक भाजक हैं, ठीक है? तो ये संख्या इसके लिए वही काम करेंगे, तो दोनों भाज्य संख्याएँ हो जाएँगी। ये चीज़ हम दिखाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या? उत्तर भाज्य संख्याएँ के 2 से अधिक भाजक होते हैं, ठीक है? ये तो हमें पता है, तो उसी चीज़ को लिखते हैं। भाजक संख्याओं के 2 से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है? तो हमारे पास संख्या क्या है? दी गई संख्या है हमारे पास 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, ठीक है? तो अब इसको हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो क्या मिलेगा ये हमारे पास? अब देखिए 13 यहाँ पे भी है इस पूरे संख्या पे और यहाँ पे भी है, तो दोनों में समान है। तो 13 को हम बाहर निकाल लेंगे, ठीक है? तो क्या हो जाएगा 13 गुना यहाँ पे कितना बचेगा? 7 गुना 11 7 गुना 11 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा क्योंकि 13 तो बाहर आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 गुना 7 और 11 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 77 और ये प्लस 1, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 13 गुना 78, ठीक है? अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 13 गुना, अब 78 का गुणनखंडन कीजिए, कितने बार में जाएगा ये? 78 है, तो 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 9 18, फिर किससे जाएगा? 3 से जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 तिया 13, तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुना 3 गुना 13, ठीक है? तो देखिए इसके कितने भाजक हो गए? एक तो 13 है, एक 2 है, एक 3 है और एक तो है ही, तो इसके कितने भाजक हो गए? 4 भाजक हो गए, ठीक है? तो इसीलिए ये हमारा भाज्य संख्या है, तो इसी चीज़ को लिखते हैं। इस प्रकार इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, ठीक है? और कोष्ठक में कौन-कौन से भाजक हैं वो भी लिख देते हैं। एक तो 1 है ही, उसके बाद 2 है, 3 है और 13, ठीक है? हैं, 2 से अधिक भाजक हैं, ठीक है? इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। इसीलिए इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है? अब दूसरी संख्या कौन-सी है? आप लोग बैक करके लिख लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ यहीं पे, ठीक है? अब दूसरी संख्या कौन-सी है? अब दूसरी दी गई संख्या कितना है? ये है हमारे पास 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 को नहीं लिख रहा हूँ, उससे कुछ मतलब नहीं है, प्लस 1 5, ठीक है? तो यहाँ से देखिए 5 हम बाहर निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 5 यहाँ पे गुना, अब ये यहाँ पे बचेगा 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और प्लस यहाँ पे 5 की जगह में 1 बचेगा क्योंकि 5 बाहर आ गया है। तो ये कितना हो जाएगा? 5
गुना इसको गुना कीजिए, आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, मैंने गुना कर लिया है, गुना करना तो आप लोगों को आता है। तो ये इसको गुना कीजिएगा तो ये आएगा आपके पास 1008, ठीक है, और ये प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 5 गुना 1009। अब देखिए इसके 3 भाजक हो गए इस संख्या के, एक तो 1 है और 5 है और 1009 है, तो इसीलिए यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से अधिक भाजक मिल गए हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे लिखते हैं। इस प्रकार इस संख्या के 2 से अधिक भाजक, एक तो 1 है, 5 है और 1009 है, ठीक है, 2 से अधिक भाजक है, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, ठीक है। ये खत्म हो गया आप लोगों का। अब हमारे पास है 7वां सवाल। ये क्या कहता है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास एक मैदान है, उसमें एक वृत्ताकार पथ है, मतलब गोल आकार का एक पथ है, ठीक है, या फिर रास्ता है। तो इसमें सोनिया और रवि चक्कर लगाना शुरू करते हैं किसी एक स्थान से, ठीक है, एक ही स्थान से। तो वो स्थान मान लेते हैं अगर ये है, तो यहाँ से सोनिया भी चक्कर लगा रही है, इधर सोनिया है, उसके बाद रवि भी चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो ये चक्कर लगा ही रहे हैं, ठीक है, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहा है और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो रवि तो यहाँ पे 12 मिनट में पहुंच जाएगा, पहले पहुंच जाएगा, फिर सोनिया 18 मिनट में पहुंचेगी, उसके बाद पहुंचेगी। तो जब तक सोनिया यहाँ पहुंचेगी तब तक रवि आगे निकल चुका होगा। तो इस तरह से दूसरे, तीसरे, चौथे चक्कर में ऐसे चलते-चलते कहीं पे ये दोनों कभी ना कभी इस स्थान पे मिलेंगे। हो सकता है रवि 5 चक्कर लगा रहा हो और सोनिया तीसरा चक्कर लगा रही हो, क्योंकि सोनिया स्लो दौड़ रही है, ठीक है? या फिर चल रही है, जो भी कर रही है। तो हमें पता करना है कि कितने मिनट बाद दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे जहाँ से उन्होंने प्रारंभ किया था। तो ये कैसे निकलेगा? ये हमारा एलसीएम से निकलेगा, ठीक है? तो उसी चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, जो चीज़ अभी हमने समझा उसी को। तो उत्तर रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, ठीक है? रवि को 12 मिनट लगते हैं जबकि सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है? एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, ठीक है? एक समय बाद
ये चीज मैंने आप लोगों को समझाया भी, उसी चीज को लिख रहा हूँ। एक समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। ऐसा डिटेल में लिखना चाहिए आंसर, ठीक है? इससे आप लोगों को अच्छा मार्क्स मिलेगा, इसीलिए मैं पूरा डिटेल में लिखा रहा हूँ। और वह समय 12 और 18 का एलसीएम होगा, 18 का एलसीएम होगा, ठीक है? अब दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो गया 12 फिर 18, क्या करते हैं हम, इसका गुणनखंडन करते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो इसका गुणनखंडन करेंगे तो कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का घात 2 गुना 3। उसके बाद 18 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है? तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 का घात 2। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम 12 और 18 का हो जाएगा। जितने भी हमारे पास अभाज्य संख्या आए हैं गुणनखंडन में दोनों का, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं 2 गुना 3, ठीक है? 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। अब जो 2 का सबसे ज़्यादा घात होगा, मतलब दोनों संख्या में, उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया 2, क्योंकि 2 का बड़ा घात 2 है। उसी प्रकार 3 का बड़ा घात कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो कितना होगा, 9 चौके 36, ठीक है? तो ये इसका एलसीएम आया, तो 36 मिनट बाद ये दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पे दोनों मिलेंगे, ठीक है? तो इसी चीज को लिखते हैं यहाँ पे, इस प्रकार रवि और सोनिया 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, प्रारंभ स्थान पर होंगे, ठीक है? ये आपका 7वां सवाल खत्म हो गया और इसी के साथ प्रश्न वाली 1.2 भी खत्म।